आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 4 नन्हा फनकार, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। तो इस पाठ में एक छोटे बच्चे के बारे में जो कि मतलब कहना चाहिए इसमें सम्राट अकबर जो अकबर हैं वो उस बच्चे के सामने किस तरीके से झुके उसकी कलाकारी को देखते हुए। तो देखिए, नन्हा का मतलब होता है छोटा, फनकार का मतलब होता है कलाकार। तो हर व्यक्ति किसी ना किसी कला में माहिर होता है। जैसे कोई मतलब डांस में वो होता है, निपुण होता है, कोई संगीत में यानी गाने में निपुण होता है, कोई चित्रकारी में होता है, कोई अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनाता है, कोई बर्तन के खिलौने बनाता है ना। तो हर व्यक्ति किसी न किसी काम में निपुण होता है। वो जो निपुणता होती है उसको हम बोलते हैं फनकार या कलाकार, ठीक है। देखिए, आप बहुत सारी ऐतिहासिक आपने इमारतें देखी होंगी, है ना। उन इमारतों में जो बहुत अच्छी बारीकी नक्काशी होती है वो भी तो कलाकारी है, वो भी तो किसी ना किसी ने बनाया हुआ है ना। तभी तो इसीलिए बोला गया है उसको फनकार, ठीक है। हम बोलते हैं ना कितने अच्छे कलाकार हैं, कितने अच्छे तरीके से इसमें नक्काशी की है। तो ये जो नक्काशी करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं कलाकार। क्लियर हुआ आपको। आपने बहुत सारी इमारतें देखी होंगी, ऐतिहासिक इमारतें, जैसे आगरे का लाल किला हो गया, आगरे का ताजमहल हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं जिसमें बहुत बारीकी नक्काशी जो दर्शाई गई है वो भी एक किसी कलाकार के द्वारा ही है। तो कहने का मतलब ये है जो इस पाठ में है वो छोटा कलाकार, मतलब नन्हा फनकार यानी छोटा कलाकार है। तो उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो देखिए, एक छोटा सा बालक रहता है इसमें। वो एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठा हुआ है। जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना उसने भगवान से की और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने एक पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेलना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के बार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। चारों ओर उसने दूसरे संग तराज भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। मतलब जिस जगह वो काम करता था उसी जगह बहुत सारे कलाकार, मतलब कोई नक्काशी कर रहा है तो कोई उसको आकार दे रहा है, कोई उसमें कलर कर रहा है। इस तरीके से और भी कलाकार जो थे वो उसके आसपास पे बैठे हुए थे, उसके काम में जुटे हुए थे। केशव केवल 10 वर्ष का था। अपना काम सीख ही रहा था कि पिता ने एक बार उस करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेल सकता था। उकेलने लगा। अब उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उसमें से उन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर मतलब नक्काशी कर सकेगा। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था उसके माता पिता गुजरात से आगरा कर बस गए। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे के किला बनवा रहे थे। केशव के पिता को यही काम मिला। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का भी मौका नहीं मिला था। आगरे की गलियां और सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर वो छेनी हथौड़ी की ठक ठक खटखट के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। इसलिए अचानक कानों में से आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा है? मतलब उसको बिल्कुल ये नहीं था कि ये मतलब अकबर है। वो सोचा कोई आम आदमी है, तो उसने ऐसे, जैसे बच्चे नटखटपन पे बोलते हैं, तो उसने भी ऐसे ही बोला कि आपको नजर नहीं आ रही, देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया, दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मतलब अकबर ने उसको हंसते हुए मजाक में बोला कि दिखता तो है मगर तुम इतने छोटे लगते हो कि विश्वास ही नहीं होता कि तुमने बनाई है। मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर।
कद मझोला था, सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए थे। उनके लंबे बाल, गहरे लाल रंग की पगड़ी अच्छी तरह से मुँह ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी को गले में पड़ी बड़े-बड़े मोतियों की माला और उंगलियों में अंगूठियों को देखते हुए, तीखी नाक, बड़ी-बड़ी आंखें, होंठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछ। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआवना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी और वह कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए कहा, बेवकूफ खड़ा हो, हुजूरे आला के सामने बैठने की तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई? झुककर सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी। क्योंकि वो उस बच्चे से बहुत मासूमियत से बात कर रहे थे, तो उसको ये भी नहीं पता था कि अकबर हैं। तो वो दोस्त के समान एक दूसरे से बात करने में लगे हुए थे, मगर पहरेदार ने आकर उनके पोल को खोल दिया था, इसलिए वो काफ़ी नाराज से दिख रहे थे। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नया नपा तुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। अब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना पड़ेगा। केशव फुर्ती से गया और अपने पिताजी के पास से छेनी हथौड़ी लेकर उल्टे पैर वापस आ गया। दोस्ताना अंदाज में, मतलब दोस्त से आपस में जैसे बात करते हैं ना, उस तरीके से अकबर ने उसे कहा। केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थरों को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है? केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा, जैसे उसके पिताजी ने उसको सिखाया था। उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया। जैसे उन्होंने तेज मारा हथौड़ा, तो वैसे ही कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी बीच कर रखे, वरना किरचे उड़कर आंख में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराए। जी हजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम का धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेल रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उनकी त्योरियां चढ़ जाती। अगर बादशाह से कुछ भी गलती होती तो तुरंत गुस्से की निगाह से वो देखने लगता केशव उनकी तरफ। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर उनकी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतरास उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। मतलब ये लोग आपस में इस तरीके से बात कर रहे थे जैसे कि दोस्त हों। तो और जो बाकी लोग संगतरास थे, उनके बाकी जो कलाकार थे उनके साथ में, लड़के के साथ में, वो उनको बड़े गौर से, बड़े आश्चर्य से देखने में लगा हुआ था। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा, बल्कि अपनी तरफ से भी वो बहुत सारी डिजाइनें उसमें जोड़ रहा है।
तथा खूबसूरत जोड़ रहा है, डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि तुम एक दिन मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार में ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाना बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरे सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार, मतलब सबसे बढ़िया जो कलाकार और शिल्पकार हैं वही काम करेंगे। जैसे गलीचों को बुनने वाले, संग तराश, पत्थर पर लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार, सभी यहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा और चमक आता है और मुस्कुराने लगता है। मैं जरूर काम करूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो गई थी। केशव बहुत थक गया था। आंखों में उसकी नींद आ गई थी। धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो बहुत प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा, एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से एक बढ़कर खूबसूरत महल हैं, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए उसे बताया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का एक खास कारण है। मैंने सुना है जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, तब उस वक्त वहाँ वो बहुत परेशान रहते थे और वहाँ साधु संतों फकीरों के पास जाया करते थे। भटकते भटकते जब बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए, तो उन्होंने बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी, शाहजादा, सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा। इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उन्नीदी आवाज में बोला। पिता ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। तो हमें भी देखिए, कोई भी काम हमारे लिए बुरा नहीं होता है ना। अगर जो पुश्तैनी काम है हमारे घर में, तो हम अगर उस हुनर को सीख लेते हैं, अगर कोई अच्छा मतलब कहना चाहिए कारीगरी सीख लेते हैं, तो आगे भविष्य में वो हमारे लिए बहुत काम आती है। और जो काम हमारे घर पे पुश्तैनी होता है, उस काम को हमें अवश्य ही सीखना चाहिए, चाहे हमारी छोटी उम्र हो या बड़ी उम्र है। हमें सबसे मतलब काम जो होता है, वो काम कोई भी बुरा नहीं होता। हमें हर काम की इज्जत करनी चाहिए और अच्छे से सीख कर एक अच्छा कलाकार बनना चाहिए, क्योंकि कलाकार की सभी लोग कद्र करते हैं और अपनी कला की प्रसिद्धि के कारण वो मशहूर भी होते हैं। धन्यवाद।